कल जहाँ तक हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ा था। और हेल्थ सेक्टर के क्वेश्चन को सारे सारे क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू 2013 से 2025 तक, क्योंकि अभी 26 के एग्जाम हुआ नहीं है, तो 25 तक के सारे पीवाईक्यू हेल्थ के हम लोगों ने देखे। सारे पीवाईक्यू को हमने टॉपिक वाइज डिकोड किया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और साथ ही साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे कि शॉर्ट नोट्स को आखिर बनाना क्या है, कौन कौन से डायमेंशन उसमें डालने हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है तो जाके एक बार पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए। क्योंकि हो सकता है मैं इस अभी के एजुकेशन वाले वीडियो में कुछ चीज़ बताऊँ जो आपको पिछले वाले वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया हूँ। तो चलिए, वो हो सकता है इसलिए आप पिछले वाले वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। ऐसे मैं यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा ही, फिर भी अगर एक बार देख लीजिए पीछे वाला वीडियो, ताकि क्लियर है, सिलेबस अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैंने उस वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस को भी बताया था कि कैसे सब्जेक्ट, कौन पहले सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज देखिए, फिर सब्जेक्ट में उसको तोड़िए टॉपिक वाइज कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए पिछला वीडियो भी देखिए एक बार, और उसके बाद ये भी देख लीजिए, और इसके आगे कंटिन्यू सीरीज आएंगी पीवाईक्यू को, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेशन सेक्टर में 13 के आसपास क्वेश्चन नहीं आए थे, तो 13 में नहीं आए। 14 में पहला क्वेश्चन आया था कि आईआईटी और आईएम जैसी प्रमुख संस्थाओं को अपनी विशिष्ट स्थिति बनाए रखने, पाठ्यक्रम निर्माण में अधिक शैक्षणिक स्वायत्तता, विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया एवं स्वयं निर्धारण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब था कि जो बड़े संस्थान थे, आईआईटी, आईएम, इनके लिए क्या स्वयं पाठ्यक्रम का निर्धारण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और विद्यार्थी के चयन की प्रक्रिया स्वयं देनी चाहिए। मतलब ये पूछ रहा है कि निर्धारित करने की अनुमति दे देनी चाहिए। वर्तमान चुनौती, अगर मान लीजिए इसको उस दे दिया जाए तो क्या इसके सामने चुनौती है। तो ये क्वेश्चन था 2014 के आसपास। वर्तमान समय में मैक्सिमम आईआईटीज में सिलेबस आईआईटीज ही डिसाइड करती है, और स्टूडेंट का चयन कैसे करना है तो वो भी आईआईटी ही डिसाइड करती है। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि वर्तमान समय में ये क्वेश्चन कोई मतलब बचता ही नहीं है। अगर आना भी हो इस टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है कि आईआईटी, आईएम जैसी संस्थाएं स्वयं शैक्षणिक स्वायत्तता, उनको दी गई शैक्षणिक स्वायत्तता और विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया में क्या चुनौतियां आ रही हैं, और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि हाँ, आ सकते हैं, वो भी अगर न्यूज में हो तो। जैसे आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जब बनी थी तो उस समय न्यूज में थी, और उस समय शैक्षणिक संस्थाएं भी न्यूज में थी। तो ये भी 21, 22, 23 के समय आ सकती थी, लेकिन अभी के समय बहुत कम चांस है आने का। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके अभी 5 साल हो गए हैं। 21 में, 20 में बनी थी, 21 से लागू हुई थी, 26, 5 साल। तो ये टॉपिक अभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ेंगे कि आखिर इसका शॉर्ट नोट्स कैसे ध्यान रखेंगे बनाने के लिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन था। हाँ, अगर ध्यान रखना हो तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर, तो ये क्वेश्चन एक तरह से उच्च शिक्षा और शैक्षणिक स्वायत्तता, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी की बात की गई है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए और शैक्षणिक स्वायत्तता कैसे दी जाए। यही उच्च शिक्षण संस्थान को बेहतर बनाने के लिए एनईपी में बोला गया है कि कम से कम जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फिलहाल के लिए खर्च होता है मात्र 0.6%। और वही साउथ कोरिया जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे 4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम अभी कितना पीछे हैं। तो ये डाटा याद रखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन न्यूज में रहा, इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई करिएगा बनाने का। आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा कर सके। क्या विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकते हैं? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, क्योंकि इसमें भी बोला गया है लास्ट में कि क्या इसमें सुधार करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है, और इसमें बोला चुनौती क्या है।
तो मान लीजिए कि इसकी और जो चुनौती हमारे विश्वविद्यालय की जो चुनौतियां हैं अभी, उसको अगर हम दूर कर रहे हैं तो वही तो हुआ इसके लिए सुधार, कि हम अपने विश्वविद्यालय की चुनौती जो सुधार है वो तो उसकी गुणवत्ता क्या सुधार सकते हैं, तो हमारे सामने जो चुनौती है उसी में हम जो काम करेंगे वही तो हमारे लिए एक सुधार हुआ ना। तो यानी ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। अगर इस क्वेश्चन को आप 14 में अटेम्प्ट किए थे, तो 14 के आसपास अगर अगर ये क्वेश्चन आया था, आपको पता था तो 14 में इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो आपने उस समय इसकी चुनौती के बारे में पढ़ा होगा कि आखिर हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं और सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है। और 2015 में क्वेश्चन आया क्या कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? सुधार होगा, चर्चा करिए कैसे? तो इसमें पहले विदेशी विश्वविद्यालय कैसे सुधार कर सकती हैं और सरकार भी क्या कर सकती है? बिना सरकार के कोई काम अच्छा से नहीं हो सकता। तो इसीलिए विश्वविद्यालय तो करेंगे ही, सरकार का क्या योगदान है ये भी इसमें लिखना रहता है। तो ये भी क्वेश्चन एक तरह से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, ठीक? तो यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं कि हाँ, भारत की शिक्षा में इतना परसेंट खर्च होता है, 6%, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.6% खर्च होता है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यहाँ तक कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का। मेन क्वेश्चन यहाँ से, क्या विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से उच्च शिक्षण की गुणवत्ता सुधार हो सकती है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना। क्या पता वो विदेशी जो संस्था है, वो भी इंडिया में अच्छे से उसको अपना अच्छे से वो शिक्षा ना दे पाए, कुछ उसके सामने भी चुनौतियाँ आ जाए, तो हम ऐसा स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। इसके साथ-साथ सरकार की योगदान भी ज़रूरत है। यानी ये क्वेश्चन भी एक तरह से हुआ, पहले वाले क्वेश्चन का रिपीटेशन, सरकार की योगदान और विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से उच्च शिक्षण संस्थान कैसे बेहतर होंगे। ये दोनों एक तरह से करंट में चल रहा टॉपिक का क्वेश्चन था, क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आ रहे थे अपने संस्थान खोलने के लिए। तो इस टाइप से ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो ये इस अभी के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये सब टॉपिक करंट में रहते हैं और सोसाइटी में एजुकेशन से करंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। फिलहाल करंट में एनईपी है 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमने देखा था 15 के बाद 2020 में सीधे क्वेश्चन आया था एजुकेशन से। और 2020 में क्या आया? वही, अगर आपको पता है कि 2020 में हमेशा एजुकेशन से जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो करंट वाला मुद्दा क्वेश्चन में आ रहा है। तो 2020 में मुद्दा चल भी रहा था, उसी समय पास भी हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आना लाजमी था। तो वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी सतत विकास के लक्ष्य यानी एसडीजी के लक्ष्य और क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुरूप है तथा भारत की शिक्षा व्यवस्था के पुनर्संरचना का लक्ष्य रखती है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें, यानी आलोचना भी करना है और कुछ निगेटिव बताना है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताइए। इस तरह क्वेश्चन को डील करना था। तो ये प्योरली क्वेश्चन था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और 2026 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके 5 साल हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा चांस रहते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भारत की शिक्षा, अब वही है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, पूछ दे कि एनईपी कैसे भारत के शिक्षण संस्थानों को परिवर्तित की है और इसके सामने अभी भी चुनौतियां क्या क्या हैं। यानी हमको नोट्स अगर बनाना हो तो एनईपी का नोट्स बना लेंगे। एनईपी 2020 का एक शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि एनईपी अभी के लिए करंट में टॉपिक फेमस है। और ऐसे भी आपको एनईपी का बना के ही रखना है। कारण क्या है कि जब भी आपका एजुकेशन से क्वेश्चन आया, एजुकेशन से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको या तो सुधार में बताना है कि हाँ भारत सरकार द्वारा एनईपी लाया गया, उसमें ये काम किए गए, या अगर बताना हो कि चुनौती है तो हाँ एनईपी लाया गया, उसमें ये अभी भी दिक्कत है, ये हमारी शिक्षा की दिक्कत है। यानी जो हमारे एनईपी की दिक्कत है वो ही हमारी शिक्षा में दिक्कत होगी। जो हमने शिक्षा में सुधार किया, वो एक तरह से एनईपी में सुधार जो है वही हमने शिक्षा में सुधार किया है। यानी आपको एनईपी के एक नोट्स बना होना चाहिए। और जब भी पूछे आपसे कि शिक्षा में भारत सरकार द्वारा क्या क्या काम किया गया, तो शिक्षा में भारत सरकार द्वारा एनईपी के समय बहुत से काम किए गए। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए लक्ष्य रखा गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 6% खर्च करेंगे। एनईपी में विद्यार्थियों के उपस्थिति को बढ़ाएंगे। जैसे अभी फिलहाल के लिए यूडी यूडाइस प्लस एक रिपोर्ट निकाला था 2024-25 का, उसमें बोला गया है कि पूरे 1 लाख प्लस, पूरे भारत में 1 लाख प्लस ऐसे गांव हैं जहां केवल एक शिक्षक ही एक विद्यालय में है, एकल विद्यालय शिक्षक है, यानी पूरे विद्यालय में केवल एक शिक्षक है। तो ये रिपोर्ट पता कैसे चला हमको? तो ये एनईपी के कारण नहीं पता चला, एनईपी के कारण ये सब सर्वे होते रहे और यूडाइस
यूडाइस एनईपी के थ्रू ये आया था कि हाँ, सारे स्कूल के डाटा को ऑनलाइन लाया जाए। तो ये हमको पता चला एनईपी के थ्रू। तो इसलिए एनईपी की चुनौतियाँ क्या है, वो हमारी शिक्षा की चुनौती हो गई। एनईपी में सुधार क्या किया गया, वो हमारे शिक्षा में सुधार हो गया। चलिए, यानी हमारा एक नोट्स बनेगा एनईपी का, ध्यान रखिएगा। हम शॉर्ट नोट्स से बनाएंगे तो एनईपी का एक नोट्स बनेगा। कमाते हुए सीखो, यानी अर्न वाइल यू लर्न। ठीक, लाइक स्टडी विथ अर्निंग, यानी स्टडी वेब कर रहे हैं और कुछ अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब वीडियो बनाना या अदर कोई काम। योजना को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण को समर्थक बनाने हेतु और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, टिप्पणी करें। सिंपल। अगर देखा जाए ये टॉपिक घूम फिर के एक तरफ जा रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा को, नॉर्मल हम लोग जो पारंपरिक शिक्षा पर ध्यान देते हैं कि हमें किताबें पढ़नी है, अपने नॉलेज लेना है, उस शिक्षा में इस व्यावसायिक शिक्षा को कैसे ऐड किया जाए और कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारी जो कौशल प्रशिक्षण, यानी हमको स्किल भी, पढ़ाई के साथ स्किल भी हमको पता रहे। लाइक आपको फोटो एडिटिंग आते रहे, वीडियो एडिटिंग आते रहे, या कोई टेक्नीशियन काम आता रहे, या आप कोडिंग कोडिंग की थोड़े प्रोसेस जानते हो ताकि बाद में अगर आपको कोडिंग सीखना हो तो आसानी पड़े, या ग्राफिक डिजाइनिंग आप जानते हो, यानी आपके कौशल प्रशिक्षण भी हो, साथ ही साथ आपको शिक्षा भी मिले, और ये सभी काम अच्छे से हो सके। इसके लिए क्या जरूरी है, आप एक बात बताइए। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है, उसमें अधिकतर जगह ये बात बोला गया है कि हमें पहले तो लाया गया कि एक क्रेडिट सिस्टम लाया गया, एबीसी, एक क्रेडिट सिस्टम, कि जरूरी नहीं कि अगर आप मैथ लिए हैं, इसमें बोला था STEM, यानी आप साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस भी ले सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, उसके साथ इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, इसके अलावा आर्ट्स भी ले सकते हैं आप। यानी जरूरी नहीं कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो साइंस नहीं ले सकते हैं। अब बनाया गया है फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट, आर्ट्स के साथ आप साइंस ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स के साथ, आर्ट्स मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन करता है, हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ आपने साइंस का कोई पोर्शन ले लिया, तो ये क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से आपको शिक्षा में और अलग अलग विषय में आपको ज्ञान दिया गया। लेकिन इसमें एक और बात बोला गया है कि अगर आप आर्ट्स के साथ या साइंस के साथ में कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके तो चाहे तो आप स्किल भी सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, स्किल प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, यानी आपके स्किल पे भी ध्यान दिया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, उसमें से एक छोटी सी बात निकाल ले कि अगर व्यावसायिक शिक्षा कैसे हमारे कौशल को बढ़ा रही है, और हमें कमाते हुए अर्न फॉर लर्न कैसी योजनाएं अच्छे से काम कर पा रही हैं, तो हम बता सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे ऐसे बात की गई है और इसके बारे में ये सुझाव दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे किया जा सकता है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक छोटे से सब पार्ट से इस क्वेश्चन को पूरा बना दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बना सकते हैं, लेकिन जहां हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें व्यवसायिक शिक्षा के लिए एक अलग सा छोटा सा नोट्स बना लेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो व्यवसायिक शिक्षा को डील करने के लिए हम एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे, साथ में उसमें कुछ एग्जाम्पल डालेंगे, ताकि आगे यूज करने में अगर कभी पूछते क्वेश्चन व्यवसायिक शिक्षा से, हम इसको डील कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे। क्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच ने सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित कर दिया है? अच्छा, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन दिया डिजिटल निरक्षरता। एक होता है नॉर्मल निरक्षरता, मतलब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। इसमें दिया डिजिटल, यानी आप पढ़ना लिखना जानते हैं, डिजिटली निरक्षर है, यानी आपको हो सकता है मोबाइल चलाना नहीं आता हो, या किसी चीज को अप्लाई करना नहीं आता हो ऑनलाइन, या ऑनलाइन कैसे सरकारी योजनाओं का यूज किया जाए वो ना आता हो। तो इसको बोला जाता है डिजिटल निरक्षरता, यानी डिजिटली रूप से आप निरक्षर हैं, डिजिटल आप चलाना नहीं जानते, आप नॉर्मल जानते हैं पढ़ाई, लेकिन डिजिटली कनेक्ट नहीं है, डिजिटली समझ नहीं पाते हैं कैसे काम होते हैं। तो क्या डिजिटल निरक्षरता तथा सूचना का संचार प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, और दूसरा क्या देखा था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी एक तरह से जो भी इंटरनेट पे आ रहा है, जैसे कि सरकार की सारी योजनाएं, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे कोई भी उसके लाभार्थी के बारे में डाटा हो, या कैसे कैसे जैसे डीबीटी के लोगों को प्रत्यक्ष धन दिया जाएगा डायरेक्ट अकाउंट में, ऐसी कोई भी सूचनाओं के लिए आपको चाहिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच,
और पहुँच के लिए चाहिए आपको मोबाइल और इंटरनेट। लेकिन भारत में ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट की पहुँच अभी भी नहीं है। नहीं क्या, बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। तो इसी कारण पहली बात कि ग्रामीण क्षेत्र तक इंटरनेट नहीं है, जहाँ है बहुत कम है, शहरों में है। तो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहरों में है, तो डिजिटल डिवीजन हो गया ना, डिजिटल रूप में बंटवारा हो गया, ग्रामीण वर्सेस शहरी, यानी गांव वर्सेस शहर बट गए किसमें, डिजिटल क्षेत्र में। इसी को डिजिटल डिवीजन बोला जाता है। ठीक। तो यहाँ पूछ रहा है कि इन दोनों के ना होने से सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित किया जा सकता है। तो ये अगर संचार तक आपकी पहुंच नहीं हो पा रही है, आप डिजिटली निरक्षर हैं, तो सरकार की सारी योजनाएं आपके लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको अलग अलग साइबर कैफे कहीं कहीं जाना पड़ेगा, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हाँ, ऐसा है कि ऐसा सामाजिक आर्थिक विकास बाधित होता है। अब इसके लिए आप कुछ कारण बताना है कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, इस कारण से सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित हो रही हैं। अब इसके लिए ठीक क्या कैसे किया जाए, तो सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जैसे भारत नेट। भारत नेट क्या है, भारत नेट के थ्रू भारत नेट हो गया, पीएम वाणी, फ्री वाईफाई जोन, और भारत नेट गांव के हर कोने कोने तक इंटरनेट केबल को पहुंचाना, ताकि हर घर इंटरनेट पहुंचे। तो इस इंटरनेट केबल को पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोग्राम लाया गया। पीएम वाणी यानी फ्री वाईफाई जोन बनाने के लिए एक लाया गया पीएम वाणी। तो ऐसे बहुत से काम किए गए, ताकि गांव के बीच और शहरों के बीच जो डिवीजन हो गया, गांव शहर बट गए हैं डिजिटल रूप से, बाकी तो नहीं लेकिन डिजिटली, क्योंकि यहाँ के लोग निरक्षर हैं, गांव के लोग, शहरों के लोग डिजिटली साक्षर बन चुके हैं। सूचनाओं तो शहरों के लोगों के पास पहुंच है, ग्रामीण क्षेत्र के पास सूचना और संचार तक पहुंच नहीं है। तो इस कारण दोनों में सामाजिक रूप से विभाजित हुए ही थे पहले से ही। अब आर्थिक विभाजन भी हो गया, क्योंकि एक को योजनाओं का लाभ मिलेगा, एक को नहीं मिल पाएगा। तो इसको आपको टॉपिक रखना है डिजिटल डिवीजन, यानी डिजिटली रूप से बटे हुए हैं। कुछ तर्क के साथ इसका परीक्षण कर देना है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम जब भी नोट्स बनाएंगे तो डिजिटल डिवीजन में बनाएंगे। डिजिटल डिवीजन कुछ होता नहीं है, हमें स्पेसिफिकली बनाना हो तो नोट्स इस पर बनाएंगे कि कैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बाधित हो रही है, किसके कारण, तो डिजिटली निरक्षरता के कारण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण। एक तरह से लोग साक्षर नहीं है, इन लोगों का सूचनाओं तक पहुंच नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बट डिजिटली डिवीजन हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन 2022 में आया था, एक एक्ट था, एक्ट का नाम था राइट टू एजुकेशन। दो हजार नौ में एक्ट आया था राइट टू एजुकेशन, यानी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था में बदलने और विद्यालय शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में पर्याप्त नहीं है। अब ये एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे 80 2008 या 9 के 8 के पास संशोधन हुआ था। उस समय 21 ए जोड़ा गया संविधान में, शिक्षा का अधिकार। तो उसी से एक तरह से क्वेश्चन ये वाला टॉपिक सा है। तो वहां अगर हम पॉलिटी में इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते ही हैं कि राइट टू एजुकेशन जो हमको मिला हुआ है, उसके लिए क्या है। अब पूछ रहे क्वेश्चन यहाँ कि कैसे इसने बदलने विद्यार्थी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में पर्याप्त नहीं है। अब इस एक्ट के बारे में कि अच्छा ये क्यों पर्याप्त नहीं है, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, सरकार क्या कर रही है। तो सरकार क्या कर रही है, तो सरकार तो फिलहाल के लिए इसमें इसको और बेहतर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लाई कि ये राइट टू एजुकेशन और बेहतर हो जाए। इसमें चुनौतियां क्या थी, तो आप चाहे तो बता सकते हैं कि शिक्षा में फिलहाल चुनौतियां क्या हैं। शिक्षा में जो चुनौती थी वही इसके लिए भी चुनौती है, क्योंकि ये भी शिक्षक का अधिकार अधिनियम था। तो शिक्षा में जो चुनौती थी इसके लिए चुनौती हो गई, सरकार के प्रयास इसके लिए हो गए। बाकी इसमें क्वेश्चन कुछ था नहीं, क्योंकि पूछ रहा है जरूरी है कि नहीं, तो आप इसकी चुनौती बता देंगे तो उसी समय पता चलेगा नहीं नहीं इसमें कुछ जरूरी था भी, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। यही कारण है कि सुधार के लिए एनईपी को लाया गया था। ठीक, यानी ये क्वेश्चन हम एनईपी से ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में पारित एवं लागू लोक परीक्षा अधिनियम, यानी पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन
एक्ट 2024 के उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान क्या थे? क्या विश्वविद्यालय एवं राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षा भी इस अधिनियम? ये क्वेश्चन उस समय करंट में था, इसलिए आया था। फिलहाल अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्पेशली नोट्स बना लेना है एंटी पेपर लीक 2026, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसी कारण आया था एंटी पेपर लीक कानून 2024, जिसको बोला जाता है पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, यानी पेपर लीक कानून, लोक परीक्षा अधिनियम कानून 2024। ये 2024 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके वजह से इस कानून को लाया गया और यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। सेम है 2026 में क्वेश्चन लीक हुआ है, नीट का ही लीक हुआ है और कानून भी लाया गया है एंटी पेपर लीक कानून 2026। तो हो सकता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो आपको एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, जिसमें आपको क्या क्या नोट्स में ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा क्या है कि उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान क्या थे, यानी आपको उस एंटी पेपर लीक 2026 के उद्देश्य को ध्यान रखना है, उसके प्रमुख प्रावधान को ध्यान रखना है, और क्या विश्वविद्यालय एवं राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि क्या ये जो कानून बना है 26 वाला एंटी पेपर लीक कानून, क्या केवल सेंटर के एग्जाम के लिए है कि स्टेट के एग्जाम के लिए भी है। अगर नहीं है तो ठीक, स्टेट के एग्जाम के लिए कौन कौन से कानून है वो आपको एग्जाम्पल के रूप में देना है कि नहीं ये सेंटर के एग्जाम के लिए, स्टेट के लिए अपने एग्जाम के अलग अलग कानून है। एक दो आपको एग्जाम का याद रखना है, खासकर आप यूपी और बिहार का रखिए, क्योंकि यूपी बिहार के एग्जाम्पल आसानी से आप दे सकते हैं कि उसमें कि नहीं, उसमें ये कानून को बनाया गया है यूपी के लिए, इस कानून को बनाया गया बिहार के लिए। तो आप एग्जाम्पल याद रखते हैं कि एग्जाम्पल याद रखिए कि स्टेट के लिए क्या सा कानून बना था, सेंटर के लिए ये कानून है। अगर सेंटर के लिए ये कानून बना है 26 वाला, तो आखिर सॉरी स्टेट के लिए, तो उसमें देखिए स्टेट के लिए क्या प्रावधान दिया गया है कि क्या उसकी जांच सीबीआई करेगी कि सीआईडी करेगी। यानी सीबीआई करेगी यानी सेंट्रल सेंट्रल जांच होगा, सेंट्रल जांच होगा यानी इसका मतलब कानून सेंट्रल हो गया। अगर सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई तो जांच करेगी नहीं, क्योंकि ये कानून ही बनाया गया सेंटर के लिए। अगर सीआईडी जांच कर रही है, क्योंकि देखो 2024 में जो कानून बना था उसमें सीबीआई जांच नहीं कर सकती थी, उसमें ये सेंटर कानून था, सेंटर अपना जांच करवाएगा। अगर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है तो स्टेट के लिए अलग कानून था, और स्टेट में पेपर अगर लीक होता है तो उसकी जांच सीबीआई नहीं करती थी। लेकिन 2026 के जो कानून बन रहा था उस समय इसी बात में विवाद हो रहा था कि क्या स्टेट में अगर कोई पेपर लीक हो रहा है नीट से रिलेटेड, कि मान लीजिए अगर कोई पेपर लीक पकड़ा गया हरियाणा में, तो हरियाणा में हरियाणा की सरकार जांच नहीं कराएगी, बल्कि सेंटर की सरकार यानी सीबीआई इसकी जांच करेगी, क्या पेपर सच में कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। चलिए, ये सारे हमारे टॉपिक यानी हमारे एजुकेशन सेक्टर के ये सारे पीवाईक्यू थे जो हमने पीवाईक्यू को देख लिया। आइए हम शॉर्ट नोट्स देखते हैं, इस शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से नोट्स बनाने हैं हम लोग को, उसका एक बार देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, ये हमारा शॉर्ट नोट्स हो गया। तो हम शॉर्ट नोट्स में पहले ट्राई करेंगे कि छोटा सा इंट्रो देते हैं, ताकि इंट्रो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने में उसमें सोचना ना पड़े। तो जैसे मैंने ट्राई किया है कि शिक्षा की पहुंच, समानता और समावेशिता, अगर हम ये तीनों टॉपिक एक लिंक कर ले कि शिक्षा की अगर पहुंच होगी तो ये हमारा आरटीआई जो क्वेश्चन था, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू एजुकेशन बोलता है सबकी शिक्षा तक पहुंच हो, समानता हो और समावेशिता हो। तो यानी हम आरटीआई के लिए, आरटीई एक्ट के वाला जो क्वेश्चन था उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन था जैसे कि कैसे शिक्षा संस्थाएं पारदर्शिता ला रही हैं, वैसे और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। तो सुदृढ़ करने के लिए क्या, शिक्षा तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और समावेशिता होनी चाहिए, तभी शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है। यानी ये इंट्रो सभी जगह चल सकता है जहां शिक्षा की पहुंच या सुधार के लिए, सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्या शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए, तो इस इंट्रो का आप यूज कर सकते हैं। क्या शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन समाज में अवसर का प्रमुख माध्यम है, अतः इसमें समावेशी, सुलभ, समान शिक्षा व्यवस्था सामाजिक न्याय, समता मूलक विकास की आधारशिला है। यानी समावेशी हो, सुलभ हो, समान शिक्षा व्यवस्था सबके लिए हो। यानी जब भी क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे कैसे परिवर्तन आता है, इसके लिए सुधार के लिए क्या क्या किया गया है, सरकार इसे सुदृढ़ और बनाने के लिए क्या कर रही है, तो ये आपको इंट्रो डाल सकते हैं उस क्वेश्चन में।
और ये इंट्रो इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसको यूनेस्को द्वारा इंट्रो दिया गया था। तो आप जब भी इंट्रो डालें, इंट्रो के नीचे लिख दें किस संस्था द्वारा दिया गया था, ताकि इंट्रो आपका और विश्वसनीय लगने लगे। हाँ, जब भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि गुणवत्ता को कैसे सुधारना है, या जब भी ये क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बोला था कि वो अभी छोड़ सकते हैं, जैसे आईआईटी वाला था, आईएम वाला था, विदेशी विश्वविद्यालय था, या जब भी एनईपी का क्वेश्चन दिखे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या एसडीजी का देखे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन, तो ट्राई करिए कि इस टाइप का इंट्रो लिख सकें। ऊपर वाला ही इंट्रो लिख सकते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए लिख सकते हैं कि इस टाइप का इंट्रो कि जिसमें एसडीजी का अनुसार शिक्षा केवल नामांकन बढ़ाने का कारण नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान अधिगमन सुचित कर मानव क्षमता का समग्र विकास करना है। ये एनईपी ये लिया गया है कोड एनईपी से। एनईपी में यही बोला गया है कि आखिर शिक्षा होनी कैसी चाहिए हमारी। एसडीजी में भी ये बात बोली गई है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी कैसी चाहिए, यानी शिक्षा में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो शिक्षा में किस तरह से सुधार के लिए ये आप इसको कंक्लूजन भी यूज कर सकते हैं कि हाँ, शिक्षा में व्यवस्था अगर ऐसे की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, बाकी ये दोनों इंट्रो ये कोई इतना मतलब का है नहीं, ये बस डिजिटली रूप से है तो लिख लिए, बाकी अभी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप ये याद रखिएगा तो ये एक बढ़िया इंट्रो है और इसको वर्ल्ड बैंक दिया था, तो ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अब इस टाइम क्वेश्चन हमेशा आएँगे जब पूछिएगा कैसे व्यावसायिक शिक्षा को हमारे सिलेबस में ऐड किया जा रहा है और इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या चुनौतियाँ हैं। यानी हमेशा आप पूछिएगा कौशल के लिए क्या काम किया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा को कैसे ऐड किया गया है। तो आप ये इंट्रो दीजिएगा तो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा इंट्रो ये रहेगा, क्योंकि ये स्पेशली बात करेगा हमारे कौशल विकास पे, व्यवसाय शिक्षा पे और रोजगार पे। और ये दिया गया है लाइन वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा इन तीनों को लेके दिया गया था कि कौशल शिक्षा को कौशल उत्पादकता और रोजगार से जोड़ना आवश्यक है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक हो सके। यानी सिंपल है कि अगर शिक्षा को अगर हम कौशल से, उत्पादकता से और रोजगार से जोड़ देते हैं, तो जो हमारी नई पीढ़ी है, यानी जिसको हम बोले तो जननांकीय लाभांश का फायदा उठा के उसको आर्थिक और सामाजिक विकास में रूपांतरित कर सकते हैं। ये इंट्रो याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक भी याद रखिए तो भी अच्छा है। या अगर खासकर नीचे वाला आप याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक वाला, क्योंकि फिलहाल के समय में क्वेश्चन व्यावसायिक शिक्षा से आते रहे हैं और आने के चांस भी हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन में पूछ रहा था शिक्षा के महत्व क्या है, क्यों शिक्षा जरूरी है, या शिक्षा के प्रभाव समाज पे क्या पड़ रहे हैं, शिक्षा क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्यों आवश्यक है शिक्षा, उच्च शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो हम उसको कुछ कुछ पॉइंट रख लेंगे और कुछ पॉइंट के माध्यम से, जैसे कि हमने लगभग 8-9 पॉइंट रख लिया। 8-9 में से आपको जरूरत नहीं है पूरा रखना, आप 5-6 पॉइंट रखिए, उसमें से 3-4 ही पॉइंट उस समय याद आते हैं। तो मैंने 8-9 रखा ताकि ये 250 मार्क का जो क्वेश्चन, 15 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर पॉइंट लिखना हो तो कम से कम 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रहें। जैसे शिक्षा जरूरी क्यों है, तो ये अगर जरूरी नहीं कि आप इसको लिख के रखिए, अगर आपको बस थोड़ा याद आ रहा है शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या क्या हम ऐड करेंगे, तो एक शॉर्ट पेज में छोटा सा छोटा लिख लीजिए कि हाँ, शिक्षा के महत्व क्या क्या है, या प्रभाव क्या है, या क्यों जरूरी है। सबको पता है क्यों जरूरी है, लेकिन वहाँ लिखते समय पॉइंट याद नहीं आते हैं कि क्यों जरूरी है, आखिर क्या क्या लिखे, अलग पॉइंट क्या हो। पहला कि मानव पूंजी विकास के लिए, और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, सरकार क्या काम कर रही है इसके लिए, समग्र शिक्षा अभियान चला रही है। फिर दूसरा है कि आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा में, यानी कौशल बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, स्किल इंडिया कार्यक्रम या प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। तीसरा क्या, जननांकीय लाभांश, जो हमारा जननांकीय लाभांश है, यानी हमारी जो 15 से लेके 45 साल की एज वाली जो उम्र वाली जो जनसंख्या है, ये है हमारे भारत में 35 वर्ष की जनसंख्या अभी 65% है। यानी हमारे पास जननांकीय लाभांश अच्छा है। अगर इसका उपयोग नहीं किया गया तो ये एक आपदा बन सकती है, क्योंकि यह कुछ सालों बाद बूढ़ी हो जाएगी जनसंख्या, और बूढ़ी जनसंख्या के लिए वो आश्रित जनसंख्या होती है, और आश्रित जनसंख्या के लिए देखभाल इकोनॉमी हमारी अभी नहीं बनी है, तो ये बाद के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इसके लिए भी स्किल इंडिया कार्यक्रम बनाया गया, ताकि जननांकीय जो लाभांश है उसको अच्छे से फायदा उठाया जा सके। सामाजिक न्याय और समानता के अवसर लाने के लिए क्या किया गया, तो वही 2009 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की नीति जो थी, आरटीई 2009, उसको लाया गया। कौशल विकास के लिए एनईपी को लाया गया, कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम को लाया गया। हाँ, ये याद रखिएगा
ट्राई करिए हर डायमेंशन से एक-एक पॉइंट डालने के लिए। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या लाया गया? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान। नवाचार और ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो एनईपी को लाया गया और डिजिटल डिवीज़न को कम करने के लिए। एक क्वेश्चन आया था डिजिटल डिवीज़न वाला। तो जब भी डिजिटल डिवीज़न का क्वेश्चन हो तो ट्राई करिए कि इस पॉइंट को ज़रूर लिखिए और इसको एक्सप्लेन करते चाहे दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म लाया गया इसके सुधार के लिए। तो दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म के बारे में चर्चा करें। क्या दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म क्या काम करता है? कैसे-कैसे डिजिटल डिवीज़न को कम कर रहा है? अब आइए देखते हैं कि इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या थी? ये आपके सारे पॉइंट में होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। हम चुनौतियाँ देखेंगे, उसी के साथ समाधान भी उसका देखेंगे, ताकि चुनौती और समाधान को एक साथ मिक्स करके लिखने में थोड़ा आंसर ज़्यादा प्रभाविकता दिखती है कि जिस चुनौती के बारे में हमने बात की, उसके लिए समाधान भी दिया। नहीं तो पता चले चुनौती हम किसी और की बात कर रहे हैं, समाधान कोई और चीज़ दे रहे हैं। ठीक? आइए देखते हैं पहली चुनौती क्या थी? पहली थी कि शिक्षा तक असमान पहुँच है। सबको पता है कि शिक्षा तक सभी की पहुँच अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब इसको हमको प्रामाणिकता देनी है कि हाँ, सही में ये बात हम सही बोल रहे हैं। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट के डाटा से बोल रहे हैं, तो हम इसको डाटा से फिल करेंगे कि हाँ, जैसे कि अभी रिपोर्ट आया था, कौन-सा रिपोर्ट? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। इसमें बोला गया कि 13% के आसपास ग्रामीण शहर अंतराल है शिक्षा का। ठीक? अब इसको हम काउंटर करेंगे कि ठीक है, कितना है, लेकिन सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। क्या काम कर रही है? तो समग्र शिक्षा अभियान जैसी नीतियाँ लाई गई हैं, इस असमानता को कम करने के लिए। ठीक? दूसरा है अधिगम गुणवत्ता का संकट। यानी अधिगम मतलब होता है अधिगम गुणवत्ता का संकट मतलब लर्निंग क्राइसिस। यानी बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बुनियादी उनका उनका थॉट अभी उतना विकसित नहीं हो पाया। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ़ पढ़ रहे हैं। अपनी क्लास की बुक को भी वो नहीं पढ़ पा रहे। जैसे एक सर्वे हुआ, एक रिपोर्ट था गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है, असर की रिपोर्ट। असर एक संस्थान है, उसकी एक रिपोर्ट थी। उसमें बोला गया था कि जो क्लास 3 के बच्चे हैं ना, वो अपनी किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसे कितने बच्चे हैं? तो 100 बच्चों में 76 यानी 76% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 3 की यानी अपनी किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यानी हमारे स्कूल में बच्चे तो हैं, लेकिन उनके अंदर लर्निंग क्राइसिस है। अब ये इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो टीचर अच्छे ना समझा ना पा रहे हों या बच्चे समझ ना पा रहे हैं या उनके अंदर पढ़ाई से अतिरिक्त कुपोषण जैसे कुपोषण उनके अंदर हो। कुपोषण के कारण बच्चे लर्निंग कैपेसिटी उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। उनकी सोच सोच नहीं बन पाती है उस लेवल की जो अपनी किताब को पढ़ पाए, समझ पाए। तो ये एक रिपोर्ट था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए काम किया सरकार क्या काम कर रही है? तो निपुण भारत मिशन चला रही है। इस योजना इस योजना के थ्रू इस लर्निंग कैपेसिटी को क्राइसिस को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। यानी काम क्या किया जा रहा है? तो जो बच्चे किताबें नहीं पढ़ पाते, यानी उनके अंदर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है वो किताबें समझना पढ़ना, तो उनको स्किल सिखाया जा रहा है, स्किल से डेवलप किया जा रहा है, ताकि बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो किसी स्किल को सीख के अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ठीक? तीसरा दिक्कत क्या है अभी कि शिक्षक का अभाव है और गुणवत्ता का भी अभाव। तो ये तो बात मैंने पहले ही बोला था कि यूडाइस प्लस एक का रिपोर्ट आता है, जिसमें बोला गया है कि भारत में लगभग 1 लाख प्लस एकल शिक्षक विद्यालय हैं। यानी शिक्षक ही नहीं है, एक विद्यालय में केवल 1 शिक्षक है, ऐसे 1 लाख से ज़्यादा स्कूल है। और ग्रामीण विद्यालयों में बताया जा रहा है कि वहाँ 10 लाख शिक्षकों की सीट खाली है। तो इसके लिए काम क्या किया जाना चाहिए? शिक्षक की भर्तियाँ किए जाना चाहिए, उनका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए अच्छा से, ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। शिक्षक की भर्ती की जाए, ताकि एकल स्कूल से कम उसमें ज़्यादा टीचर हो तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें। डिजिटल डिवीज़न मैंने यहाँ भी पढ़ाया था, दीक्षा प्रोग्राम लाया गया था। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें कि हाँ, डिजिटल डिवीज़न इंडिया में है? तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल यूडाइस का एग्ज़ाम्पल है। यूडाइस ने अपने सर्वे में बताया था कि भारत के स्कूलों में लगभग 36% ऐसे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ इंटरनेट है ही नहीं। यानी स्कूल है, वहाँ इंटरनेट ही नहीं है। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी ही इंटरनेट से दूर है, तो वो हमारे डिजिटल डिवीज़न को और बढ़ा देगी। क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ी ऐसे ही डिजिटली निरक्षर है और युवा पीढ़ी को हम निरक्षर बना रहे हैं डिजिटल। यानी एक तरह से डिजिटल डिवीज़न जो पहले था, ये और बढ़ के ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। पहला दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म है, दूसरे इसके लिए सरकार भारत नेट
तीसरा पीएम वाणी, ये तो पहले ही मैंने बताया था, कौशल रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार स्किल इंडिया कार्यक्रम चला रही है। और इसका भी अगर कुछ बताना हो कि हाँ भारत में कितने स्किल वर्कर हैं, स्किल अंतराल है तो 43% स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर है कि औसम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव, यही जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है, अनुसंधान का, रिसर्च का, यानी भारत जीडीपी का 0.6% अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, वहीं साउथ कोरिया अपने जीडीपी का 4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। तो ऑब्वियस बात है कि हम खर्च कम करेंगे अपने शिक्षा पे तो हमारा रिजल्ट भी कम आएगा। तीसरा है कि ये अवसंरचना और संसाधन का अंतर, इसमें चाहे तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनेट नहीं है, बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, ये भी तो एक अवसंरचना ही है हमारे लिए। चाहे अगर, हाँ सेम एग्जांपल मैंने लिखा ही है यहाँ पे कि यूडाइस का 36% के पास इस इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अब ये सब तो कारण है ही, साथ ही साथ सरकार के भी तो काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम में भी वो व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। जैसे केरल और पंजाब, यहाँ की लिटरेसी रेट केरल की तो 99% है, पंजाब की भी बहुत अच्छी हो चुकी है फिलहाल के समय, लेकिन वही बिहार अभी भी 70-80 के करीब आसपास है। तो ये शैक्षणिक प्रदर्शन अभी बहुत अंतर है दोनों के बीच में। इसके लिए एक अच्छा काम गुजरात सरकार कर रही है, उसने एक बनाया है विद्या समीक्षा केंद्र, जहाँ क्या किया जाता है, जहाँ छात्रों की उपस्थिति छात्रों की उपस्थिति उनके सीखने के स्तर और शिक्षक, इन तीनों पे लाइव यानी वास्तविक समय में निगरानी रखी जाती है, यानी लाइव निगरानी, ताकि बच्चे उपस्थित हैं, सीखने का स्तर उनका कैसा है और शिक्षक है या नहीं, इनकी लाइव निगरानी की जाती है। एक तरह से वॉच किया जाता है कि हाँ बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ। तो ये गुजरात का मॉडल याद रखिएगा, जब भी एग्जाम्पल देना हो तो इस मॉडल को याद रखिएगा, एग्जाम्पल में आपकी उत्तर अधिक प्रमाणिक बन जाएंगे। ये एक छोटा सा प्रयास है, जरूरी नहीं आपको ऐड करना है। ये है कि हाँ हम विसंगतियाँ क्या है, मतलब क्या क्या हमारे अध्यापक अवहेलना करते हैं, मैंने ये हमारी गलती है एक तरह से। परीक्षा आधारित विसंगति है, यानी परीक्षा में कुछ गलती है, तकनीक अंतराल में कुछ गलती है। इससे क्या होता है, ये सारी गलतियां मिलती है, प्लस मिल जाता है कोचिंग कल्चर, यानी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी और कोचिंग कल्चर मिल गया, दोनों से क्या होगा, विद्यालय तो बढ़ेंगे, विद्यालय खूब बनेंगे, लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी। यहाँ चलेगी व्यवसायिक शिक्षा, सॉरी निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा में का अर्थ हो जाएगा अधिक से अधिक पैसे कमाना। और एक लास्ट में आप कंक्लूजन ऐड कर लीजिएगा, ये आपका वो टॉपिक 6 शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। इस कंक्लूजन का आप ऐड कर लेते हैं, कंक्लूजन में सारी चीजों को ध्यान रखा गया है, जैसे ज्ञान और कौशल, कौशल के साथ ज्ञान जरूरी है, फिर उसके समावेशन बहुआयामी दृष्टि से मानव पूंजी, सामाजिक न्याय और विकसित भारत की आधारशिला पर रखा जा सकता है, यानी हर डायमेंशन को जोड़ के कंक्लूजन बनाया गया, ताकि अगर आपको कंक्लूजन किसी दूसरे क्वेश्चन का भी ना आ रहा हो तो आप यहाँ से उस डायमेंशन के अनुसार कंक्लूजन को लिख लें, यानी 4-5 क्वेश्चन के लिए एक कंक्लूजन यूज कर लें। चलिए, मैंने एक बोला था कि एनईपी के लिए हम एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्योंकि फिलहाल ये करंट में है। तो एनईपी के लिए मैंने पहले ही एक इंट्रो दे दिया था, फिर भी अगर वो अच्छा ना लगे तो इसको भी आप रख सकते हैं। एनईपी के महत्व क्या थे, ये क्यों एनईपी जरूरी था, मैंने पहले क्या दिक्कत है कि एनईपी को लाया गया। तो पहले दिक्कत था कि हमारे जीईआर यानी ग्रॉस एडमिशन रेशियो, मतलब पहले जितने एडमिशन होते थे अब एडमिशन में बढ़ा है, अभी लक्ष्य हो गया 50% और पहले ये 30% था, यानी 10th के बाद 50 बच्चे ही 30 बच्चे ही एडमिशन कराते थे 100 में, बाकी ड्रॉप आउट हो जाते थे। फिलहाल इसकी संख्या बढ़ाई गई है, 30% हो गया है। इसका टारगेट है 2035 तक 50% करने का। समावेशी नामांकन करना, यानी वंचित वर्ग जो है उनके लिए भी कुछ उच्च शिक्षाओं में उनके लिए भी कुछ नामांकन बढ़ा है और इसके लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि वंचित वर्गों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का योगदान बढ़ गया,
फीमेल फीमेल का जहाँ 31% महिलाएं उच्च शिक्षा ले रही हैं, वहीं मेल 28% ही है। यानी फीमेल का बढ़ा, वंचित वर्गों का नामांकन बढ़ा है हायर लेवल पे। ये का ये सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी कारण ही नामांकन बढ़ पाया है, क्योंकि इसमें लाया गया क्रेडिट वाइड सिस्टम। तो बहुत से लोग फ्लेक्सिबल हो गए एजुकेशन लेने में। साथ ही साथ डिजिटल लाया गया, तो बहुत से लोग घर बैठे ही अपने डिग्री को कंप्लीट कर पाए। एक था कि ड्रॉप आउट कम हो, स्कूल से ड्रॉप आउट, यानी 10th के बाद बच्चे कम बाहर निकले, आगे की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। और कारण यही था, शिक्षा को ऑनलाइन करना, डिग्री को ऑनलाइन मिल दे देना। तो बच्चे को अब दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं थी, वे अपने घर से ही अपनी डिग्री कंटिन्यू कर लेते थे। शिक्षा में थोड़ा अब साइंटिफिक अप्रोच लाया गया, थोड़ा इंजीनियरिंग मैथ के सब्जेक्ट पढ़ाए गए, ताकि बच्चे के अंदर टेम्परामेंट विकसित हो। यही कारण है कि आईआईटी जैसे एग्जाम, आईआईटी में फीमेल के लिए सीट बढ़ा दिया गया। पहले आईआईटी में फीमेल के लिए सीट कम होते थे, फिलहाल आईआईटी में फीमेल के लिए सीट बढ़ाया गया है। अब दूसरा टॉपिक था कि कौशल विकास के लिए क्या काम किया गया। ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने एक सब टॉपिक बना के इसको लिखा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीईआर, इसलिए मैंने इसको सब टॉपिक बना लिया कि जीईआर को कैसे बढ़ाया। कौशल विकास से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए हमने कौशल विकास को ऐड कर, 2020 में ही पूछा था, तो इसलिए हमने ऐड कर लिया कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास को कैसे बढ़ा रही है। सही बात है। इसमें बातें की गई इंटर्नशिप के लिए, प्रशिक्षण के लिए, उद्योग आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा। एक ये रिपोर्ट याद रखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया था ये बात। साथ यही चीज मैंने पहले बताया था कि आप आर्ट्स के साथ साइंस भी ले सकते हैं, तो कोई बंधन की आवश्यकता नहीं, आप जो सब्जेक्ट ले चाहे पढ़ सकते हैं। अब थोड़ी नई जो शिक्षा भविष्य उन्मुखी जो तकनीक थे, जैसे एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाया गया। या नई एजुकेशन पॉलिसी में 6% एजुकेशन पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तीसरा टॉपिक मैंने रखा है, रोजगार कैसे बढ़ा रहा है। अगर कौशल आपको मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ा रहा है उसको हम देखते हैं। अब पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, तो स्किल गैप हमारा कम हो गया। यानी पहले स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर में गैप बहुत ज्यादा था, अब वो गैप कम हो चुका है, उसका हमारा रोजगार बढ़ गया है। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और नवाचार यानी स्टार्टअप कल्चर को लाया गया है। और लाया एक भारत सरकार की परियोजना थी, अटल नवाचार मिशन। इन अटल मिशन के थ्रू स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा दिया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के थ्रू भारत की एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई और नए नए रोजगार बन गए। और यही था, व्यवहारिक कौशलता पर ध्यान दिया गया, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, संचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दिया गया। इसके लिए लाया गया था पीएम इंटर्नशिप योजना, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों को इससे महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम इसकी कुछ चुनौतियों को रखेंगे और कुछ आगे की राह। चुनौतियाँ क्या थी कि शिक्षकों का अभाव, गुणवत्ता का अभाव। वो शिक्षा की ही चुनौतियां इसमें भी चलेंगी, क्योंकि जो शिक्षा में चुनौती है वही नई शिक्षा की भी चुनौती बनी हुई है। वहां भी शिक्षक का अभाव था, यहाँ भी वही है। एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे ताकि बार बार याद ना करना पड़े। फिर आगे की राह में फिर हम वही डालेंगे, शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। चाहे तो हम डाल दें कि वहां जो मिशन हमने डाला था, या मिशन मोड, या वहां पे डाला था समग्र शिक्षा। फिर कौशल रोजगार अंतराल, वहां भी हमने लिखा था कि 47% है स्किल इंडिया कार्यक्रम के अनुसार। यहाँ भी हम वही एग्जाम्पल डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे जर्मनी का डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल। यानी आप डुअल, एक ही कोर्स का डुअल कोर्स कर सकते हैं, एक जहाँ आप पढ़ाई करें, सेकंड जहाँ आप कोई टेक्निक को सीखे, कोई स्किल को सीखे, और वो इंडिया में यूज किया जाना चाहिए। तीसरा, हम कम वित्तीय आवंटन, ये चीज हमने पहले ही बात किया था कि हमारा खर्च ही कम है, जीडीपी का लक्ष्य हमारा 6% था, हम खर्च कर रहे हैं अभी मात्र 4%। तो इसको 6% करना चाहिए, जो हमारा एनईपी का लक्ष्य है 6% शिक्षा पे खर्च। ये भी वही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया 0.6% खर्च करता है, साउथ कोरिया 4% खर्च करता है। तो भारत में इसके लिए इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट, डिजिटल डिवीजन को कम करना चाहिए। इसके लिए लाया गया पीएम ई विद्या पोर्टल।
अब लास्ट में हम एक कंक्लूजन डाल लेंगे और क्वेश्चन को एंड करेंगे। इस तरह हमने एजुकेशन सेक्टर के सारे पीवाईक्यू को ट्राई किया। उसमें से हमने उसके सब टॉपिक को छाटा और उस सब टॉपिक से हमने शॉर्ट नोट्स बनाया। यानी हमारा एक तरह से शॉर्ट नोट्स बन गया, सब टॉपिक निकला, सब पीवाईक्यू। अब इस शॉर्ट नोट से हम पीवाईक्यू ट्राई करेंगे और ये हमारा एक चक्र हो जाएगा और यही हम रिवीजन करते रहेंगे, तो ये हमारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ हम मैगजीन पढ़ेंगे। मैगजीन से हमारा करंट वाला टॉपिक कंप्लीट रहेगा और दोनों को मिक्स करके हम मेंस के समय आराम से एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको ह्यूमन रिसोर्स के साथ।